विशाखा और अमित ये दोनों कपल थे और इनकी शादी हुई थी 22 नवंबर 2022 को। अभी का ही इंसिडेंट है, बिल्कुल लेटेस्ट इंसिडेंट है। और ये इंसिडेंट जो हुआ है ये हुआ है 13 मई 2023 को। मतलब अभी से कुछ 2-3 महीने पुरानी बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। मीत के फ़ोन पे एक मिस्ड कॉल आती है उसी की वाइफ की। लेकिन जब वो अपनी वाइफ को कॉल बैक करता है तो सामने से एक ऐसी आवाज़ उसको सुनने को मिलती है जो उसके मरने की डेट तक को यहाँ पे बता देती है। और उसके बाद में उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा कोहराम मचता है जिससे वो कभी भी उभर नहीं सकता। तो क्या है पूरा का पूरा मामला, ये मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। कहानी शुरू होती है 13 मई 2023 की एक सुनहरी दोपहर को। मीत अपनी साइट पे यहाँ पे काम करने के लिए गए हुए थे। मीत का बेसिकली काम क्या था ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने उन लोगों के बारे में सुना होगा जो हिस्टोरियंस होते हैं या फिर जो पुरानी पुरानी कब्रों को खोद कर देखते हैं, या फिर कहा जाता है कि भाई इस ज़मीन में खुदाई करो, यहाँ पे सोना मिलेगा, चांदी मिलेगा, और मिलता भी है। तो कुछ इसी तरीके का उनका काम था। वो अलग अलग साइट्स पे जाते थे और जहाँ पर उनको इन्फॉर्मेशन मिलती थी वहाँ पे वो खुदाई वगैरह करते, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो सक्सेसफुल भी होते थे। उनकी जो वाइफ थी विशाखा, उनके साथ में उनकी अरेंज मैरिज हुई थी। 13 मई को जब यहाँ पे एक जगह पर खुदाई हो रही थी, उस जगह की इंफॉर्मेशन न जाने किसने उनको दी थी और ये बोला था कि सर अगर आप यहाँ पे खुदाई करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ सोने चांदी मिल सकते हैं, मुगलों के ज़माने के सोने चांदी वगैरह मिल सकते हैं आपको, या फिर आज से कुछ 800-900 साल पुराना खजाना भी आपको मिल सकता है। तो आप एक बार ना यहाँ पे खुदाई कीजिए। वहाँ पे उन्होंने खुदाई वगैरह करी। वो जगह जो थी वो एक सिमिट्री जैसे, कब्रिस्तान जैसी दिखाई दे रही थी, जो ऑफिशियल कब्रिस्तान तो नहीं थी, लेकिन हाँ देख करके ऐसा लग रहा था कि लोग यहाँ पर किसी ना किसी को गाड़ने के लिए आया ज़रूर करते होंगे। बहुत देर तक वहाँ पे काम चला। सोना चांदी या फिर इस तरीके की कोई भी चीज़ तो उनको नहीं मिली, लेकिन खुदाई करते वक्त मीत के एक लेबर को यहाँ पे एक डेड बॉडी मिलती है। उस डेड बॉडी की मैं हालत बता देता हूँ, किस हालत में वो डेड बॉडी मिली थी। उसका हाथ जो था उस पे उसका फावड़ा लगा था। तो एकदम से उसने कहा सर यहाँ पे एक डेड बॉडी है और आप इसे देखिए। जब उसे एग्जामिन किया गया तो देखकर मालूम ये चल रहा था, ऊपर ऊपर से देखकर, कि कुछ 1 या 2 साल पहले इसको गाड़ा गया होगा। और ऐसी लाशें होती है ना जिन पे अपना कोई हक नहीं जताना पसंद करता, कुछ उस किस्म की ही वो लाश लग रही थी। उस लेबर ने जैसे ही उस लाश के पास में दूसरा फावड़ा मारा था ताकि डेड बॉडी को पूरा ऊपर निकाला जा सके, तो यहाँ पे मीत को उसके हाथ के ऊपर खून दिखाई देता है। वो कहते हैं एक ये खून कहाँ से निकल रहा है? वो कहते हैं सर खून तो कहीं पर भी नहीं है, लगता है आपके मन का वहम है। मीत काफ़ी ज़्यादा इधर परेशान हो चुके थे उस लाश को देख करके। पता नहीं ऐसा उनके साथ क्यों हुआ था, पहले भी कई बार उन्होंने लाशों को देखा था, लेकिन वो लाश जो थी उसको देख करके उनका मूड और इसी के साथ साथ उनकी तबीयत खराब हो गई। शाम में वो वापस अपने घर की ओर निकल पड़े और रास्ते में जब वो आ रहे थे तो रास्ते में इधर जंगल पड़ता था और घर से उस साइड की दूरी कुछ यहाँ पे 1.5 घंटे की थी। वो अपनी बाइक पे यहाँ पे तेज़ी से घर की ओर आ रहे थे। घर पे आते वक्त भी उनके दिमाग में एक ही बात चल रही थी उस लाश की, कि वो लाश आखिर थी किसकी और वो खून क्या था। वो मेरे मन का वहम तो नहीं था, वहम पता नहीं होगा शायद, चलो जो भी हो जाने दो उस बात को। वो यही सब सोच रहे थे, अपने मन को यहाँ पे डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि इतने में उनकी जेब में रखा हुआ फ़ोन बजता है एक बार और उसके बाद में कट जाता है। कुछ ऐसे ही 5-7 बार लगातार कॉल आती रही। मीत की आदत थी कि बाइक चलाते हुए वो कॉल पिकअप नहीं करते थे। बहुत देर तक जब यहाँ पे 7-8 मिस्ड कॉल्स हो चुकी थी, फ़ोन वाइब्रेट करे ही जा रहा था, तो उन्होंने एक कोने में यहाँ पे अपनी बाइक रोकी और निकाल के जब उन्होंने फ़ोन देखा तो विशाखा की यहाँ पे 8 मिस्ड कॉल आई हुई थी। उन्होंने कॉल बैक करने की कोशिश करी तो फ़ोन की बैटरी सिर्फ 1% थी और उसी वक्त फ़ोन स्विच ऑफ। अब उन्हें लगा कि शायद उनकी वाइफ को यहाँ पे कोई इमरजेंसी हो गई होगी या कोई प्रॉब्लम होगी, तो वो इधर उधर देखने लगे तो उनको एक फ़ोन बूथ दिखाई दिया। आपको याद है पहले आज से कुछ 10-12 साल पहले फ़ोन बूथ वगैरह हुआ करते थे, वही फ़ोन बूथ था। फंक्शनल था या नहीं ये तो उनको नहीं पता। वहाँ पे वो गए और वहाँ पे जा कर के उन्होंने नंबर वगैरह डायल किया। वहाँ पे जा कर के 1 रुपये का सिक्का उन्होंने डाला और नंबर डायल किया, तो मालूम चला कि भाई फ़ोन तो यहाँ पे डेड है। मुड़ के वो वापस अपनी बाइक की तरफ आए ही थे, बाइक की चाबी घुमाई थी और बैठे ही थे कि इतने में वो डेड फ़ोन दोबारा से बज उठता है। दोबारा से जैसे ही आवाज़ उसकी वो सुनते हैं, मीत के होश फाख्ता हो जाते हैं क्योंकि वो फ़ोन तो डेड था।
फिर भी जाकर के वो उस फ़ोन को पिकअप करते हैं और कहते हैं विशाखा तुमने मुझे यहाँ पे कॉल बैक किया क्या? सामने से आवाज़ आती है, विशाखा नहीं, मैं तेरा काल बोल रहा हूँ। एक बार को तो उनको लगा शायद ये प्रैंक कॉल है, वो फ़ोन को काटने वाले थे कि सामने से उसने बोला, फ़ोन मत रखियो, अगर तूने फ़ोन रखा तो ये तेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। तेरी बीवी घर में अकेली है ना, मैं जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि तेरा नाम मीत गुप्ता है। डेट ऑफ बर्थ 27 जुलाई सन 1996। शादी की डेट 22 नवंबर 2022। बैंक बैलेंस 7,68,356 रुपये। ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव। और इस वक्त तू जिस बाइक पे बैठा है उस बाइक का नाम, उसकी नंबर प्लेट और इसी के साथ साथ लोकेशन तक भी उस आदमी ने बता दी। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, खैर कोई आदमी प्रैंक कर सकता है और वो उनके ऊपर नज़र रख रहा होगा, लेकिन आगे जो उसने बोला उसको सुन के मीत का दिमाग खराब हो गया। उसने कहा, तेरी बीवी के पास सिर्फ 2 दिन का वक्त है, 2 दिन के अंदर अंदर तेरी बीवी मर जाएगी और उसके 7 दिन बाद तू बचा सकता है उसे तो जा बचा ले। मीत ने आव देखा ना ताव, फटाफट वो अपनी बाइक पे बैठे और अपने घर की ओर निकल पड़े। अपने घर पे जाके उन्होंने विशाखा से पूछा, तुम ठीक तो हो ना, और तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? उसने कहा, मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मीत ने कुछ बताया नहीं उसे, क्योंकि अगर वो बताता तो खामा विशाखा इधर परेशानी में आ जाती, और उसने कुछ नहीं बताया। उसने कहा, नहीं मुझे बस ऐसी तुम्हारी थोड़ी याद आ रही थी और मुझे लगा शायद तुम ठीक नहीं हो। वो होता है ना इंस्टिंक्ट, बस वही, और कुछ नहीं। उसने कहा, तुम काफ़ी थके हुए लग रहे हो, तुम सो जाओ। उस दिन तो कुछ नहीं हुआ। अगले दिन से यहाँ पे विशाखा की तबीयत ड्रास्टिकली डाउन होनी शुरू हो गई। अचानक उसके सर में बहुत तेज़ दर्द हो जाता, उसकी बॉडी ठंडी पड़ जाती, कभी उसको बहुत तेज़ बुखार आ जाता, और वो लगातार कहती कि मुझे एक शख्स दिखाई दे रहा है और सिर्फ उसकी परछाई है, वो कुछ बोलता नहीं है, ना मेरे कान में आके कुछ फुसफुसाता, लेकिन वो मुझे, जैसे ही मैं आंखें बंद करती हूँ, मुझे दिखाई देता है और मुझे लगता है कि वो मेरा कुछ ना कुछ बुरा चाहता है। एक बार को मीत के मन में आया तो सही कि वो विशाखा को इधर सच बता दे, लेकिन फिर भी उन्होंने बताया नहीं। इसके बाद से लगातार विशाखा की तबीयत डाउन होती ही चली गई। उसको लगातार यहाँ पे दौरे पड़ते रहते। बाथरूम में वो नहाने जाती तो 1-1 घंटे, 1.5-1.5 घंटे तक बाथरूम में ही पड़ी रहती, और जब इधर मीत किसी तरीके से बाथरूम को खोल के अंदर जाते तो देखते वो कि विशाखा एक कोने में चुपचाप बैठी हुई है, गुमसुम सी और घबराई हुई है, और उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कुछ याद ही नहीं है कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रही है। उसको बचपन में भी इधर प्रॉब्लम वगैरह थी, बिफोर मैरिज भी उसको कुछ प्रॉब्लम्स थी, जिसके चलते उसको यहाँ पे दौरे वगैरह पड़ा करते थे। डॉक्टर्स वगैरह को दिखाया गया, डॉक्टर्स ने यहाँ पे उसको मेडिसिन वगैरह दी तो सही, और कहा कि इससे 1 हफ्ते के अंदर अंदर आराम आ जाएगा, लेकिन फिर भी वो बात लगातार मीत के दिमाग में क्लिक किए जा रही थी कि सिर्फ 2 दिन। जब भी मीत यहाँ पे सोते तो लगातार सिर्फ एक आवाज़, 2 दिन, सिर्फ 2 दिन, 1 दिन के बाद 1 दिन, सिर्फ 1 दिन। ऐसे ही सब कुछ चला, दवाइयाँ वगैरह चलती रही, और जैसे 1-1 घंटा बीतता, मीत को समझ नहीं आता कि आखिर वो इधर स्टेप क्या ले, क्योंकि ये सिर्फ एक धमकी थी और कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था कि कोई पैरानॉर्मल सा उनके साथ में हुआ हो, कि उनका घर हिलने लग गया और लाइटें एकदम से जलनी बुझनी शुरू हो गई हो। ऐसे सिम्टम्स थे जो पहले भी इधर विशाखा के साथ हुआ करते थे। बचपन में उनके साथ में कोई प्रॉब्लम थी, वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो उसी के चलते उनको अब भी आफ्टर मैरिज भी यहाँ पे इश्यूज़ होने शुरू हो गए। एक रात उन्होंने यहाँ पे अपनी दवाई ली और वो सो गई। अगले दिन जब मीत ने उन्हें उठाया तो वो मरी पड़ी थी, और ये जो डेट थी ये थी 16 मई 2023, यानी कि जैसा उसने कहा था कि 2 दिन के बाद में तेरी बीवी मर जाएगी और उसके 7 दिन के बाद में तू, वैसा होता हुआ सच दिखाई दे रहा था। 16 मई को अचानक से इधर विशाखा की डेथ हो गई। पोस्टमार्टम कराया गया तो मालूम चला कि जो डेथ है वो हार्ट अटैक से हुई है, और उससे पहले उनको कोई भी इधर हार्ट के सिम्टम्स थे ही नहीं। लेकिन कमाल की बात थी कि जब उनकी बॉडी का यहाँ पे अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो उनकी बैक के ऊपर किसी के यहाँ पे हाथों के निशान भी छपे हुए थे। देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उनको बुरी तरीके से पीटा है और उसके बाद वो मरी है। सबका शक यहाँ पे मीत की तरफ ही था, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं।
विशाखा की यहाँ पे डेथ हो गई और मीत तो सिर्फ उसी गम में थे क्योंकि शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था। आप अभी खुद सोच के देखिए कि अभी तक 22 नवंबर 2023 आया नहीं है, उनकी शादी को अभी तक भी 1 साल नहीं हुआ है। और आप ये समझिए कि 16 मई 2022 को उस लड़की की डेथ हो चुकी है। कुछ ही महीने हुए थे शादी को, अभी तक 1 साल भी नहीं हुआ। उनके लिए ये गम बहुत ज़्यादा बड़ा था। उनको लगा कि अगर उन्हें यहाँ पे अपना ध्यान डाइवर्ट करना है तो उन्हें काम पे ही यहाँ पे फोकस करना होगा। खैर, उस साइट पे तो उनको कुछ नहीं मिला था जिस साइट का जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। इसके बाद में वो एक नई साइट पे गए और वहाँ पे वो काम करने लगे। लगातार उनको एक शख्स दिखाई देता जो एक पेड़ के कोने पे खड़ा हुआ नॉन स्टॉप इधर मीत को घूरता रहता। कुछ नहीं कहता था वो, कोई उसके चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशन नहीं, लगातार वो इधर घूरता रहता। पहले तो मीत को लगा कि ये गांव वगैरह के लोग होंगे, देहाती लोग हैं और ऐसे घूरते वगैरह होंगे, तो इन पे ज़्यादा मैं ध्यान दूँ ना। लेकिन लगातार जब 3-4 घंटे तक वो आदमी ऐसे देखता ही रहा तो उन्होंने अपने एक लेबर से पूछा, ये कौन है ये आदमी, तुम जानते हो क्या इसे, और ये मुझे घूर क्यों रहा है? उस इंसान ने कहा, साहब वहाँ पे तो कोई शख्स खड़ा ही नहीं है, आपने किसको देख लिया? जब मीत ने कहा, अरे वो देखो ना उधर खड़ा तो है, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे सचमुच कोई नहीं खड़ा। सब लोगों ने मीत को ये बात बोली कि अभी अभी आपकी वाइफ की डेथ हुई है और 3 दिन के बाद में आप दोबारा से काम पे आ चुके हैं, तो आपको थोड़े रेस्ट की ज़रूरत है और हो सके तो 1 से 2 महीने की छुट्टी ले लीजिए और उसके बाद आप आइए। जो हुआ उसको तो भूलना पड़ेगा ही। लेकिन मीत लगातार अपनी ज़िद पे अड़े रहे और उन्होंने कहा, नहीं, मैंने उस आदमी को देखा है, वाइट शर्ट में वो आदमी खड़ा था, जीन्स पहन रखी थी उसने और वो नॉन स्टॉप मुझे घूर रहा था। मीत के बॉस ने उनको बस यही बात बोली कि तुम्हें इस वक्त पे फटाफट यहाँ से चले जाना चाहिए और तुम यहाँ से जाओ, अपने घर की ओर निकल जाओ और 1-2 महीने तक तुम मत आना, पैसों वगैरह की टेंशन मत लो, तुम्हारा पे वगैरह कुछ कट होगा नहीं। मीत ने अपनी बाइक उठाई और वो वापस घर की ओर जाने लगे। इस बार जो साइट से घर की दूरी थी वो 2 घंटे की थी। रास्ते में आते हुए उनको ऐसा महसूस हुआ कि उनकी बाइक के पीछे कोई बैठा हुआ है। इस वक्त समय जो हो रहा था वो रात के करीबन करीब 8:30 बजे का हो रहा था। उन्हें लगा शायद उनका मन का वहम है और उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। लेकिन जब 15 मिनट तक ये वज़न उनको अपनी बाइक पे फील हुआ तो उन्होंने रियर व्यू मिरर में देखा तो उनकी मरी हुई बीवी उनके पीछे बैठी हुई थी। उसने अपना हाथ मीत के कंधे पर रखा हुआ था और मीत के कुछ कहने से पहले, जैसे ही मीत अपना मुंह खोलने वाले थे कुछ बोलने से पहले, उसने बस इतना कहा, चुप चुप, जो मैं कह रही हूं उसको सुनो, वो आदमी बहुत खतरनाक है, मुझे मुक्ति नहीं मिली, वो तुम्हें भी मार देगा, तुम्हें उसको, बस इतना ही वो बोल पाई। फुसफुसा सी रही थी वो। ये मीत का अंदाजा है कि उसने शायद कुछ ऐसा ही कहा होगा। मीत को समझ नहीं आया कि आखिर अभी अभी उनके साथ क्या हुआ कि जब उन्होंने सामने देखा तो अचानक से एक ट्रक से उनकी टक्कर होते होते बची। एकदम से उन्होंने अपनी बाइक को मोड़ा और वो आगे की ओर जाने लगे। जैसे ही वो कुछ यहाँ पे 200 से 250 मीटर आगे और बढ़े, उन्होंने उसी आदमी को एक खंबे के किनारे खड़ा हुआ देखा और वो वैसे ही उनको घूर रहा था जैसे कि वो आज दोपहर में घूर रहा था। इसके आगे जब वो बढ़े तो 100 मीटर के बाद वही आदमी दोबारा से। इस वक्त पे अगर कोई भी आदमी होता तो बहुत ज़्यादा डर जाता, लेकिन मीत ऐसे नहीं थे। उन्होंने अपनी बाइक को एक कोने में रखा और इसी के साथ में एक पत्थर उठा के उन्होंने जैसे ही उस आदमी पे मारा तो पत्थर सीधा उस पेड़ पे लगा। उस इंसान पे वो पत्थर लगा ही नहीं। यानी कि जो भी उनका यहाँ पे पीछा कर रहा था वो शख्स जिंदा नहीं था। कमाल की बात तो ये थी कि उस शख्स को उन्होंने कभी देखा नहीं। मीत ने कभी किसी के साथ बुरा किया नहीं, ना ही उनकी वाइफ ने कभी किसी के साथ बुरा किया। तो आखिर ये शख्स था कौन जो उन्हें मारना चाहता था? उस रात भी मीत को नींद नहीं आ रही थी और जब भी वो अपनी आंखें बंद करते तो वही सब उनके साथ में होना शुरू हो गया जो उनकी बीवी के साथ। वो आवाज़ लगातार उनके कान में बोलती, सिर्फ 3 दिन बचे हैं। इसी के साथ में उनकी बीवी का सपना उन्हें आता जो कहती, मुझे मुक्ति नहीं मिली है, मुझे मुक्त करा दो और तुम उस इंसान से बच के रहना। जब वो पूछते कि आखिर वो इंसान है कौन तो वो बिल्कुल चुप हो जाती। मीत समझ चुके थे ये बात जो है इनकी समझ के परे है, तो वो अगले दिन ही किसी तांत्रिक वगैरह पे गए और उसको उन्होंने सारी बात बताई। तांत्रिक ने कहा, आखिर कौन हो सकता है वो शख्स जो तेरे पीछे पड़ा है? तूने किसी का बुरा नहीं किया, तूने किसी के पैसे नहीं मारे, किसी की तूने जान नहीं ली, तो आखिर वो शख्स है कौन? ये बहुत बड़ा सवाल था। जब कहीं से भी कोई भी हल नहीं निकल रहा था
तो वो यहाँ पे विशाखा के पेरेंट्स के पास गए और उनको उन्होंने सारी बात बताई कि एक ऐसे ऐसे लड़का है, वाइट शर्ट में है, बाल उसके काफ़ी बड़े हुए हैं और वो कुछ बोलता नहीं है, उसने ब्लू जीन्स पहन रखी थी और पता नहीं वो मुझे दिखता रहता है, उसकी आत्मा जो है मुझे परेशान करती है। विशाखा के जब पापा ने इसके बारे में सुना तो उन्होंने कहा हाँ, विशाखा का एक दोस्त था जिसका नाम था इरफान, लेकिन इरफान तो जिंदा है, इरफान तो ऐसा कर ही नहीं सकता। जब उन्होंने यहाँ पे इरफान के बारे में पता किया तो मालूम चला कि इरफान तो पिछले 8 या 9 महीने से गायब है। इरफान का किसी को कुछ नहीं पता कि वो जिंदा है कि मरा हुआ। तब जाकर के मीत को एक बात याद आती है कि हाँ, जिस दिन उसकी शादी यहाँ पे विशाखा से हो रही थी तब विशाखा ने एक बात उसको बताई थी कि कोई उसका जानने वाला है जिसकी मौत हो चुकी है। उसी की शादी वाले दिन उसने आत्महत्या कर ली है। और जब उसने विशाखा से पूछा कि आखिर वो शख्स था कौन, तो उसने कहा ऐसी कोई क्रीपी सा इंसान था, मेरे पीछे पड़ा रहता था और उसकी मौत हो गई है और पता नहीं कहाँ पे है कहाँ पे नहीं, मेरे को तो खबर मिली है, पता नहीं सच है भी नहीं। ये बात शादी के मंडप पे विशाखा ने मीत को बताई थी और ये बात आई गई सी हो गई थी। लेकिन आखिर इरफान उनके पीछे पड़ा क्यों था? दरअसल इरफान जो था वो विशाखा से यहाँ पे शादी करना चाहता था, वो उसके पीछे पागल था। उसने कई बार ऐसी ऐसी हदों को पार किया था जो मैं यहाँ पे बता भी नहीं सकता। कई बार उसने खून से लेटर वगैरह तक भी लिखे थे, लेकिन विशाखा उसको पसंद नहीं करती थी। और जिस दिन विशाखा की यहाँ पे शादी हो रही थी तो शायद उस दिन उसने सुसाइड वगैरह कर ली। इरफान के पेरेंट्स वगैरह कोई थे नहीं और उसकी लाश को यहाँ पे किसी ने गाड़ दिया था। तांत्रिक ने कहा ठीक है, उसकी लाश को यहाँ पे गाड़ दिया गया होगा, सब कुछ है, अगर उसको बदला लेना होता तो वो पहले ही बदला ले लेता। यानी कि जब विशाखा और मीत की शादी हुई 22 नवंबर को, अगर उसकी आत्मा मुक्त नहीं हुई होती या बंधी हुई नहीं होती तो वो तभी मार देता उनको, 1-2 दिन बाद मार देता या फिर ऐसा ही कुछ करता। लेकिन अभी तक किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इरफान ने इतने दिनों के बाद उनसे बदला क्यों लिया। तो जब वो लोग वापस उसी साइट पे गए तो यहाँ पे मीत ने देखा उसकी बॉडी के ऊपर कुछ यहाँ पे हरे रंग का कपड़ा सा पड़ा हुआ था। जब यहाँ पे खुदाई वगैरह हो रही थी और उसका हाथ बाहर निकला था तो पूरी बॉडी को बाहर निकाला गया था। वो हरे रंग का कपड़ा था, वो उस वक्त पे गायब था। अब उसके अंदर उसकी कोई निशानी थी या कोई आखिरी ख्वाहिश, ये तो किसी को नहीं पता। और शायद उसी के चलते उसकी आत्मा यहाँ से आज़ाद हो चुकी थी और वो अपना बदला यहाँ पे विशाखा और इसी के साथ साथ मीत को मार करके पूरा करना चाहता था। इत्तेफाक देखिए आप, कितना बड़ा इत्तेफाक है कि जहाँ पे खुदाई हुई और जिसकी लाश मिली वो लाश इरफान की ही थी और उसकी आत्मा भले ही वहाँ पे कैद हो लेकिन गलती से किसी ने उसकी आत्मा को मुक्त करा दिया। अब लेबर वगैरह वहाँ पे काम कर ही रही थी, उन्होंने उस कपड़े को उठाकर कहीं दूर रख दिया या फेंक फूंक दिया, जिसके चलते वो यहाँ पे आज़ाद हो गया और उसने यहाँ पे विशाखा को मार डाला। वहाँ पे इरफान की लाश को जब देखा गया और उसका अंतिम संस्कार करने की बात आई तो यहाँ पे लिटरली सभी लोगों ने देखा था और इसी के साथ साथ मीत ने एक्सपीरियंस किया था कि किसी ने उनके बाल को पकड़ करके एकदम से उनको ज़मीन पे गिराया और ज़मीन पे बहुत बड़ा पत्थर था जो अचानक से उनके सर के अंदर थोड़ा घुस भी गया था। यानी कि वो नहीं चाहता था कि उसका अंतिम संस्कार हो, उसकी मुक्ति इन दोनों को मार करके ही होनी थी। लेकिन वहाँ पे तांत्रिक मौजूद था तो उसके सामने ज़्यादा कुछ चला नहीं। मीत तो उस वक्त पे बेहोश हो गया था, उसको तो याद नहीं क्योंकि सर से काफ़ी ज़्यादा खून वगैरह बह गया था, तो उसे कुछ याद नहीं। कुछ 1-2 घंटे बाद उसकी आंख वगैरह खुली थी तो उसने देखा एक मौलाना वहाँ पे खड़ा हुआ था और इसी के साथ में दोबारा से पूरे रिचुअल्स के साथ में उसकी लाश को गाड़ दिया गया था। इसी के साथ साथ जो उसकी वाइफ थी उसका दोबारा से यहाँ पे क्रियाक्रम पूरी तरीके से किया गया, पूरा पिंडदान शुरुआत से अंत तक किया गया और तब जा कर के उसकी वाइफ को मुक्ति मिली। उसके बाद में भी तांत्रिक ने कहा कि अगर तुम्हें फिर भी सपने वगैरह आए तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारी बीवी इस वक्त पर भी भटक रही हो, उसकी आत्मा भटक रही हो। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और उसने कहा था 15 दिन के अंदर अंदर तुम्हें मालूम चल जाएगा कि उसको मुक्ति मिली है नहीं। 15 दिन और बीते लेकिन उसको मुक्ति यहाँ पर मिल चुकी थी। उसके बाद कभी उनको सपना नहीं आया। वो फ़ोन कॉल जो उनको आई थी 13 मई की रात को, उसने पूरी तरीके से उनकी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया। कोई गलती नहीं थी यहाँ पे विशाखा और इसी के साथ साथ मीत की, लेकिन एक इतनी बड़ी मुसीबत उनके सामने मुंह खोले खड़ी थी, इसका अंदाज़ा उनको था ही नहीं। कहते हैं ना कि भाई आफत है ना, वो किसी भी तरीके से किसी भी रूप में आपके सामने आ सकती है। कुछ ऐसा ही यहाँ पे मीत के केस में भी हुआ। अब आप सोच करके देखिए, उस इंसान की शादी को 1 साल तक नहीं हुआ लेकिन यहाँ पे उसने अपनी बीवी को खो दिया और
वो भी यहाँ पे मर सकता था, क्योंकि जितनी प्रेशर से वो गिरे थे इधर पत्थर के ऊपर, उनका सर पूरा फूट चुका था। वो तो बात अलग है कि वो किसी तरीके से बच गए, नहीं तो यहाँ पे इरफान उनको भी मार डालता। इरफान के बारे में उन्होंने और भी पता किया तो मालूम चला कि वो ऑर्फन था, उसके पेरेंट्स वगैरह थे नहीं, और जितने भी उसके दोस्त वगैरह थे वो यही कहते थे कि वो हमेशा चुप और गुमसुम सा रहता था। और जब उसके घर की यहाँ पे तलाशी ली गई थी तो उसके पास में विशाखा की फ़ोटोज़ मिली थी। खैर जो हुआ उसको तो यहाँ पे मीत वापस रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन ये सदमा उनको एक ऐसा मिला जिससे शायद वो कभी दोबारा उभर के वापस नहीं आ पाएंगे। तो यही थी पूरी की पूरी कहानी मीत की कि एक रात में जब वो अपने घर की ओर वापस जा रहे थे तो किस तरीके से एक फ़ोन कॉल ने उनकी पूरी ज़िंदगी को यहाँ पे तबाह करके रख दिया। आप मुझे बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। इसी के साथ में अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको, और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप कंफर्टेबल हो वहाँ पर जा करके अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। अब जल्द मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।